रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आज हम चैप्टर लेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये आपकी बुक का 14 चैप्टर है। सभी प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में प्लांट के बारे में जिक्र करेंगे क्योंकि प्लांट में रेस्पिरेशन के कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होते। प्लांट डू नॉट हैव एनी स्पेशल ऑर्गन। एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट रेस्पायर। प्लांट का एवरी पार्ट रेस्पिरेशन करता है। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन किसको कहते हैं? रेस्पिरेशन इज एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। लेकिन प्लांट में गैसियस एक्सचेंज फोटोसिंथेसिस में भी होता है। हमने पढ़ा है इन फोटोसिंथेसिस आल्सो देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फोटोसिंथेसिस में भी गैसों का एक्सचेंज होता है। फोटोसिंथेसिस में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। यहाँ हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे। एक्चुअली इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। हम सब समझते हैं, जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है प्लांट्स आर ऑटोट्रोफिक। प्लांट अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। जो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रोफिक। ये जो भोजन बनाया है, इस भोजन की रिक्वायरमेंट कहाँ है, इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? हर ऑर्गेनिज्म जो उसने फूड लेता है, उस फूड को एनर्जी गेन करता है, उसको हम एनर्जी के सोर्स में यूज करते हैं। एनर्जी हमें फूड से मिलती है। प्लांट भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में उनको जो एनर्जी मिलेगी, फोटोसिंथेसिस के बाद जो कार्बोहाइड्रेट बनेंगे उसके ऑक्सीडेशन से वो एनर्जी लेंगे। एनर्जी में क्या होगा? इससे क्या बनेगा? एनर्जी में एटीपी। एवरी ऑर्गेनिज्म विल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी हमारी एनर्जी करेंसी है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एनर्जी करेंसी। हमने बायोमोलिक्यूल में एटीपी पढ़ा हुआ है। एटीपी वास्तव में जब भी हम कोई काम करेंगे तो हमारे एटीपी टूटेंगे। एडीपी प्लस पी प्लस एनर्जी। हर काम में एटीपी टूटते हैं, एनर्जी एटीपी देता है। और एटीपी का बनना ये रेस्पिरेशन है। इन रेस्पिरेशन एटीपी आर प्रोड्यूस। रेस्पिरेशन में एटीपी बनते हैं। हर ऑर्गेनिज्म एटीपी बनाता है। एटीपी बनने में एटीपी हमारे काम आते हैं। ये रेस्पिरेशन में एटीपी ही बनते हैं। इसलिए एटीपी से हमारा काम चलता है। बिना एटीपी के हमें एनर्जी नहीं मिलती है। एटीपी इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। हमारी एनर्जी के लिए, हमारे काम के लिए एटीपी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब ये जो एटीपी है, सभी ऑर्गेनिज्म चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, दे टेक फूड एंड दिस फूड इज ऑक्सीडाइज्ड। इस फूड का ऑक्सीडेशन होता है। प्लांट में कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होते। प्लांट के सारे पार्ट रेस्पिरेशन करते हैं। प्लांट में लीफ अलग रेस्पिरेशन करेगी, स्टेम अलग करेगा, रूट अलग करेगी। एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट विल रेस्पायर, तो देयर एवरी पार्ट विल ऑक्सीडाइज फूड। प्लांट की कंप्लीट सर्विस का कारण भी है। प्लांट में हमारी तरह रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। इसमें लीफ अलग रेस्पिरेशन करेगी, रूट अलग रेस्पिरेशन करेगी, स्टेम अलग रेस्पिरेशन करेगा। हर पार्ट अपना सेपरेट रेस्पिरेशन करेगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द सरफेस आर इन कॉन्टैक्ट ऑफ एयर। उसकी ज्यादातर सरफेस एयर के कांटेक्ट में होती है। प्लांट का ऊपर का सारा हिस्सा, एक तो प्लांट का साइज छोटा होता है, ज्यादा मोटा प्लांट नहीं होता, तो जिसकी वजह से वो अच्छा। इसके अलावा उसकी हर सेल में जितने भी उसके पार्ट है, सब में फोटोसिंथेसिस जिसके द्वारा जो फूड मटेरियल हो जाता है। अब इसमें जो रेस्पिरेशन होता है, हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करेंगे कि सेल के अंदर फूड का ऑक्सीडेशन कैसा होता है। हाउ इज दिस सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। जो भी प्रोडक्ट है, जो भी भोजन बनाया है, भोजन प्लांट ने क्या बनाया? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मेन होता है ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन सभी ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है।
दिस ग्लूकोज इज मेनली ऑक्सीडाइज। ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से एटीपी बनते हैं। ये जो एटीपी बनेंगे ये कैसे बनेंगे, कहाँ बनेंगे, कितने बनेंगे, इस चैप्टर में इनका जिक्र करेंगे। दैट इज द मेन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल की मेन एनर्जी करेंसी एटीपी है और सारी एनर्जी हम एटीपी के द्वारा यूज करते हैं। तो एटीपी का बनना दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ, एटीपी का बनना। वो सब्सटेंस जो एटीपी बनाता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो ग्लूकोज मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। ग्लूकोज इज मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जो सबसे कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो ग्लूकोज है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म खाते भी ग्लूकोज है, कंज्यूम भी ग्लूकोज करते हैं। तो जिसकी वजह से फूड के ऑक्सीडेशन के बाद जो ग्लूकोज बनेगा वो जो डाइजेशन के बाद वो ग्लूकोज का ही ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से हमें एटीपी बनते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म चाहे वो एरोबिक है चाहे वो एनारोबिक है, सभी में फूड का ऑक्सीडेशन होता है, वो ऑक्सीडेशन एटीपी बनते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रेथिंग की। वैसे तो एनिमल्स में ये आएगा। ब्रेथिंग होता है फिजिकल मूवमेंट। जब कोई ऑर्गेनिज्म सांस लेता है, रेस्पिरेशन करता है, तो उसमें जो फिजिकल मूवमेंट होता है उसको ब्रेथिंग कहते हैं। फिजिकल मूवमेंट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन करते हैं तो उसकी बॉडी में फिजिकल मूवमेंट होता है। जैसे हम सांस लेते हैं, हमारे लंग्स हिलते हैं, छाती हिलती हुई दिखती है, हमारे शरीर में हलचल होती है, थोड़ा सा इनवार्ड और आउटवार्ड ये जो फूड का इसका गैसों का एक्सचेंज होता है। तो ये जो एक्सचेंज है इसके टाइम जो मोशन होता है उसको हम ब्रेथिंग कहते हैं। प्लांट डू नॉट ब्रेथ। प्लांट ब्रेथ नहीं करते बल्कि प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं। प्लांट में रेस्पिरेशन में जरूरी नहीं है कि ब्रेथिंग करे, फिजिकल मूवमेंट हो। बिना फिजिकल मूवमेंट के भी प्लांट में मेनली डिफ्यूजन है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गैसेस एक्सचेंज। प्लांट डिफ्यूजन के द्वारा गैसेस एक्सचेंज करते हैं। प्लांट भी O2 लेते हैं और CO2 निकालते हैं। फोटोसिंथेसिस में उल्टा होता है, लेकिन प्लांट में रेस्पिरेशन भी होता है। रेस्पिरेशन हर टाइम होता है, फोटोसिंथेसिस केवल लाइट में होता है। तो हम ये ना सोचे कभी भी कि पौधे तो CO2 लेके ऑक्सीजन निकालते हैं, नहीं। पौधे O2 भी लेते हैं रेस्पिरेशन में और O2 लेके CO2 भी निकालते हैं। हर पौधे में ये निकालने के लिए बहुत से पार्ट हैं, जैसे स्टोमेटा है, लेंटिसेल है, इसके अलावा बॉडी सरफेस है, उसमें कुछ टिश्यू के बीच में गैप होता है, उसमें वो निकल जाती है। तो इस तरह से प्लांट भी ये ऑक्सीजन करते रहते हैं। तो पौधों में लगातार ये चलता रहता है। पौधों के अंदर जो लिविंग सेल्स हैं उन सेल्स में से ये ऑक्सीडेशन होता रहता है और इस तरह से एक्सचेंज चलता रहता है। तो पौधे हमेशा उसका ज्यादातर पार्ट ये एयर के कांटेक्ट में रहता है, जिसमें वो गैसों का एक्सचेंज लगातार करते रहते हैं। तो पौधे में ये अब ये जो ग्लूकोज है इसके एक्सचेंज में जो रेस्पिरेशन होता है तो क्या होता है, एक्चुअली दिस ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ये CO2 और वाटर बनाएगी, प्लस एनर्जी निकलेगी ATP की फॉर्म में। अगर हम इसको इक्वेशन फॉर्म में देखें तो ऐसे होती है C6H12O6 प्लस 6O2, ये बन जाएगी 6CO2 और 6H2O प्लस एनर्जी। अब वो एनर्जी ATP के रूप में बनेगी। ये ऑक्सीडेशन है फूड का, ये प्लांट में सभी में चलता है, हर पार्ट में चलता है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। तो जब ऑक्सीजन कंज्यूम होती है तो इसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और प्लांट मोस्टली एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं। कुछ एनिमल हैं जो एनारोबिक कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इज दैट रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उस रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। हर ऑर्गेनिज्म ये रेस्पिरेशन करता है, चाहे वो एरोबिक करे चाहे एनारोबिक करे। जो फूड उसने लिया है दैट फूड इज टू बी ऑक्सीडाइज। और फूड का ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा फूड जो हम लेते हैं दैट इज कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी आपको पता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, these are the main carbohydrate which are taken from the food। और इस ये एंजाइम के द्वारा यूजिंग एंजाइम
दीज आर ऑक्सीडाइज, इनका ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन होता है स्टेप वाइज, दैट इज स्लो स्टेप वाइज प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस वी टेक ऑक्सीजन एंड दिस ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज, बट दिस अकर्स इन मैनी स्टेप। अब हम लेंगे स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन। जो ग्लूकोज हमारे अंदर है उसका स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में सबसे पहला स्टेप सभी ऑर्गेनिज्म में, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक, वो है ग्लाइकोलाइसिस। द फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस। व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस इज breakdown of glucose into pyruvic acid with the help of enzyme. इन साइटोप्लाज्म। ये क्रिया कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। तो अगर हम इसको कहें ये ग्लूकोज और ग्लूकोज से क्या बनेगा? ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड बनेगा। इस प्रोसेस को हम कहेंगे, ये कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। इसको हम कह देंगे glycolysis. Glycolysis is the process of breaking down of glucose into pyruvic acid in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में फूटता है। ये क्रिया साइटोप्लाज्म में होती है, सभी ऑर्गेनिज्म में होती है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रोब हो, चाहे एरोबिक हो, चाहे एनारोबिक हो। एवरी ऑर्गेनिज्म डिस्पाइट ऑफ डिफरेंट कंडीशन दे अंडरगो दिस ऑक्सीडेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस प्रोसेस डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। इसको हम कहते हैं, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है, दिस वाज गिवन बाय गस्टेव एम्बर्डन, ओटो मेयरहोफ एंड जे पार्नस। इसलिए इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ईएमपी पाथवे, इट वाज डिस्कवर्ड बाय दीज साइंटिस्ट एम्बेडन, मेयरहोफ, पार्नस। इन तीनों के नाम पे एम्बेडन से ई ले लिया, मेयरहोफ से एम ले लिया, पार्नस से पी ले लिया, तो इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। एम्बेडन, मेयरहोफ, पार्नस पाथवे। उन्होंने इसकी स्कीम दी थी। उन्होंने बताया था कि ये कैसे कैसे प्रोसेस होती है, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होता है। एक मोलिक्यूल ग्लूकोज से 2 मोलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज विल चेंज इनटू 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड। कैसे कन्वर्ट होती है? ये बड़ी लंबी रिएक्शन है, ये स्टेप वाइज रिएक्शन है। इस रिएक्शन में सबसे पहले ग्लूकोज का एटीपी लेके ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। इन दिस रिएक्शन द फर्स्ट स्टेप इज ग्लूकोज चेंज इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट। इट मींस एट 6 नंबर ऑफ ग्लूकोज एटम इट जॉइंस। तो पहले ग्लूकोज से क्या बनेगा? ग्लूकोज एटीपी लेगी और एटीपी यूज करके इसमें एक फास्फेट जुड़ेगा, एटीपी का बन जाएगा एडीपी, और फास्फेट ग्लूकोज में जुड़ेगा। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे फास्फोराइलेशन। ये रिएक्शन होगी फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि ग्लूकोज में फास्फेट जुड़ गया, ये बन गया ग्लूकोज
6-phosphate. This is the first step in which glucose is changed into glucose 6-phosphate. Now again, this glucose 6-phosphate after rearrangement it change into fructose 6-phosphate. All these reactions are occurring in the साइटोप्लाज्म. अब ग्लूकोज से आइसोमराइजेशन हो गया, इसका रीअरेंजमेंट हो गया, क्या बन गया? फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट. फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट फिर से एटीपी लेके, एक मॉलिक्यूल एटीपी कंज्यूम हो गए, एडीपी बनेगा और यहाँ फिर फास्फोराइलेशन होगा इस रिएक्शन का. अब हो जाएगा ये फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट. अभी ये एक मॉलिक्यूल के रिएक्शन चला रहे हैं. अब ये जो फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट है, अब ये आगे जाके ये टूटेगा, स्प्लिटिंग हो जाएगा. ट्रायोज फॉस्फेट में 2 ट्रायोज फॉस्फेट बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट. अब ये 2 मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं? वास्तव में ये 2 मॉलिक्यूल बनना, ये इसमें 6 कार्बन एटम है, तो इसमें एक बनेगा ग्लिसरल्डिहाइड, फॉस्फेट, और एक बनेगा DHAP. इसको हम कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं. ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है और ये इसमें भी कन्वर्ट हो जाता है. जब इसकी जरूरत होती है तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, नहीं तो इसी फॉर्म में पड़ा रहता है. आगे ऑक्सीडेशन बाद में शुरू होता है. तो इस तरह से एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट से 2 मॉलिक्यूल ट्राइफॉस्फेट के होंगे. अब इससे अब ये रिएक्शन यहाँ से 2 मॉलिक्यूल के लिए चलेगी. हम एक मॉलिक्यूल का लिखेंगे, ये रिएक्शन डबल चलेगी क्योंकि इसमें कितने 3 कार्बन एटम है, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो. इसमें कितने 6 कार्बन एटम है. तो 6 कार्बन वाला कंपाउंड 3-3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड में टूट जाता है. अब ये किस में चलेगा? अगले स्टेप में ये हाइड्रोजन निकाल के इसका होगा डीहाइड्रोजिनेशन. डीहाइड्रोजिनेशन में इससे हाइड्रोजन NADP ले लेगा, तो NADP का बन जाएगा NAD. ये यहाँ NAD+ का बन जाएगा, हाइड्रोजन लेके NADH+H+. NADH2 बन गया. ये वास्तव में इसने हाइड्रोजन ले लिया तो डीहाइड्रोजनेशन होगा. डीहाइड्रोजनेशन के बाद बनेगा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड. 1,3, इसको बाईफॉस्फो लिख देते हैं, डाइफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड. इस प्रोसेस में हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद ये कन्वर्ट होगा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड. इसके बाद अगले स्टेप में इसमें से एक फॉस्फेट निकल जाएगा. यहाँ ADP विल चेंज इनटू ATP. एक फॉस्फेट इसमें निकल जाएगा. यहाँ ATP बन गया, एक ATP बना. लेकिन ये एक मॉलिक्यूल के लिए रिएक्शन हम चला रहे हैं. ये रिएक्शन वास्तव में दो मॉलिक्यूल के होती है, तो एक वाला निकल गया. अब क्या बनेगा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. अब ये कन्वर्ट हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. और इस रिएक्शन को हम कहेंगे डीफॉस्फोराइलेशन. ये रिएक्शन है क्योंकि इसमें फॉस्फेट निकला है, तो इसको हम कहेंगे
डीफॉस्फोराइलेशन, इसमें फॉस्फेट निकला है। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अगले स्टेप में फिर ये रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट में ये बनेगा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसको 2PGA भी लिख लेते हैं, 2PGA। 2 नंबर पे फॉस्फेट है इसलिए इसका नाम 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड लिखा हुआ है। एक्चुअल में ये जो नंबर है दे रिप्रेजेंट दी। अब इसके बाद अगले स्टेप में ये रिएक्शन डिहाइड्रेशन के बाद इसमें से पानी निकलेगा, यहाँ -H2O पानी बाहर आएगा, इसको हम कहेंगे डिहाइड्रेशन। जब पानी निकलता है तो वो रिएक्शन कहलाती है डिहाइड्रेशन। पानी निकलने के बाद इसमें बनेगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये प्रोसेस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट एक ही बात है, फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये फॉस्फोग्लिसरेट फिर एक फॉस्फेट को खोएगा, फिर इसमें डीफॉस्फोराइलेशन होगा, इसमें फॉस्फो इनोल पायरुवेट बनेगा, ये बनेगा पैप। पैप को कहते हैं फॉस्फो इनोल पायरुवेट। एक्चुअल में ये पानी जो है, ये पानी यहीं आया है, ये पायरोग्लिसरिक एसिड इसी में। अब ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट अगले स्टेप में फिर फॉस्फेट खोएगा, इसमें से फिर डीफॉस्फोराइलेशन होगा, यहाँ ADP से ATP बनेगा, ADP से ATP बन के ये प्रोसेस फिर से है डीफॉस्फोराइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन, और अब इसमें बन जाएगा पायरुविक एसिड। ये प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस। In the glycolysis, you have seen that one molecule of glucose first change into glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, fructose 1,6-diphosphate, dihydrogenone phosphate, and 3-glycerol 3-phosphate, glycerol 3-phosphate change 1,3-diphosphoglyceric acid, then 3-phosphoglyceric acid, then 2-phosphoglyceric acid, then PAC, phosphoenol pyruvic acid, and then in the pyruvic acid. This is the simplest reaction of glycolysis. Every organism in the universe undergoes this reaction, this cycle, glycolysis. This is the cycle named as glycolysis. ग्लाइकोलाइसिस में आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि कुछ इसमें जो रिएक्शन हुई है, रिएक्शन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं। क्या प्रिंसिपल है अभी मैं बता देता हूं आपको। जहां कोई चीज निकले, रिमूवल, रिमूवल में लगाते हैं डी पहले। कैसे? जैसे हाइड्रोजन निकली है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हुई है तो उसको कहेंगे डीहाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन ली गई है, एडिशन हुई है, ऐड हुई है तो उसको कहेंगे हाइड्रोजिनेशन। फॉस्फेट जुड़ा है, ऐड हुआ है, उसको कहेंगे फास्फोराइलेशन। फॉस्फेट निकला है, रिमूवल हुआ है, डीफॉस्फोराइलेशन। पानी ऐड हुआ है, हाइड्रेशन। पानी रिमूव हुआ है, डिहाइड्रेशन।
कार्बन डाइऑक्साइड ली गई है, कार्बोजाइलेशन, CO2 निकली है, रिमूवल ऑफ CO2 है, डीकार्बोजाइलेशन। Thus, in different process, the name of reaction is depending upon the type of reaction। हाँ, एक तरह की रिएक्शन और होती है आइसोमराइजेशन, आइसोमर में कन्वर्ट हुआ, उसको हम कहते हैं रीअरेंजमेंट। इसका दूसरा नाम आइसोमराइजेशन भी है। All these reactions are in the presence of different enzymes. So this was the first step. In this step, one molecule of glucose is converted into 2 molecule of pyruvic acid। एक मोलिक्यूल ग्लूकोज का 2 मोलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने को हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब हम इसकी प्रोडक्ट देखें। पानी को हम कंसीडर नहीं करते, हम ATP और NADP एसिड को कंसीडर करेंगे प्रोडक्ट। एक मोलिक्यूल था ग्लूकोज का, उसने लिए 2 मोलिक्यूल ATP के लिए फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट तक, और आगे जाके 2 मोलिक्यूल में जब आगे वहां से डाइफॉस्फेट से रिएक्शन 2 मोलिक्यूल के लिए चली, इसमें 4 इन्होंने लिए ADP और 2 मोलिक्यूल लिए NAD+ के। क्या बना? पानी को छोड़ दो, रिएक्शन तो सारी वाटर की प्रेजेंस में हो रही है। अब इससे बने 2 मोलिक्यूल तो बने पायरुविक एसिड के, ये 2 ATP के बन गए थे 2 ADP, 4 ADP के बन गए 4 ATP, और NAD के बन गए 2 NADH+H+। तो ये टोटल फाइनल रिएक्शन है। इस रिएक्शन में अगर हम गेन की बात करें तो इन 2 ATP से ये 2 ATP काट दो, यहाँ 2 रह जाएंगे। इन 4 ATP से 2 ATP काट दो तो हम नेट गेन में ये लेंगे कि इसमें ग्लूकोज प्लस 2 ADP प्लस 2 NAD+ इज इक्वल टू 2 मोलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड प्लस 2 ATP प्लस 2 NADH+H+। ये रिएक्शन होती है। इसमें नेट गेन एनर्जी के लिए 2 ATP 2 NADH+H+, ये बनते हैं। ये रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस सभी में होता है। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रेस्पिरेशन।